नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सहयोग संवाद पे। आज हम लोग 25 अगस्त 2025 की न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं सभी आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है प्रियांशु और आस्था मैम, दोनों जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है वो है कोट ऑफ द डे और वो मैम आपको बताएंगे। तो आज का कोट है, कामयाबी सुबह की जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। ये हमारा आज का कोट है। तो इसी के साथ हम अपना पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज जो हर न्यूज़पेपर और हर जगह पे फैली, वो डाउरी क्रुएल्टी को लेके है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोसाइटी के बेसिस पे यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये कवर करता है। डाउरी क्रुएल्टी हमको पता है कि इंडिया में बहुत फैली है। उससे रिलेटेड एक न्यूज आ रही है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में एक केस आया कि एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार दिया है और उसका जो बच्चा है वो भी पब्लिकली ये न्यूज बता रहा है कि पापा ने माँ को मार दिया, लाइटर से जला के मार दिया है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है और ये पहली बात इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा से आ रहा है। मतलब हमारे ऐसे बोला जाता है कि डाउरी, जो लोग अवेयर नहीं होते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता है, वो डाउरी लेते हैं, वो डाउरी का सपोर्ट करते हैं। बट ग्रेटर नोएडा जो कि एक अच्छा शहर है और नोएडा को तो आईटी हब भी बोला जाता है, तो वहां से ये न्यूज आना थोड़ा सा अचंभित करता है। और इसमें वो आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया। पहली बात तो वो भाग गया था, पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, फिर उसको पकड़ लिया। उसने ये बोला कि पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। तो इसमें बहुत बड़ा एक आ रहा है। और उसकी वाइफ पे 70% बर्न इंजरीज थी, मतलब 70% उसकी बॉडी जल चुकी थी। फैमिली बात ये आ रही है, यहाँ पे दो हम उससे देखेंगे, एक्सपेक्ट से देखेंगे। बात ये आ रही है कि उन लोग की शादी हुई थी 2016 में। 2016 से आज 2025 हो गया है, 9 साल हो गए हैं। तो ये डाउरी का केस 9 साल बाद क्यों आ रहा है? रीजन, अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर किसी को डाउरी मांगना होगा तो शादी के 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद मैक्सिमम वो बोल सकता है। तो 9 साल बाद ये केस इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, या जितना मैंने एनालिसिस किया डिफरेंट आर्टिकल से, कि उसका एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था जो बहुत और वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके हस्बैंड का अफेयर था और वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पा रही। डोमेस्टिक वायलेंस का भी बहुत बड़ा केस आया था और ये न्यूज आई है कि 36 लाख रुपीस उन लोगों ने मांगे थे, जबकि शादी में ऑलरेडी एसयूवी, मोटरसाइकिल, कैश, गोल्ड दे चुके थे। उसके बाद भी ये उनकी डिमांड थी कि हमें ये कवर करो। डाउरी जैसा टॉपिक जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आप लोग को क्या लगता है कि सबसे नंबर 1 स्टेट या सबसे नंबर 1 सिटी कौन सा होगा? हमेशा ऐसा होता है कि इलिटरेट स्टेट या इलिटरेट, हम लोग सोचेंगे बिहार का कोई सिटी होगा या यूपी का कोई सिटी होगा। लेकिन सबसे बड़ा एक शॉकिंग न्यूज जो आया है वो ये है कि सबसे नंबर 1 पे दिल्ली एनसीआर, जिसको हम लोग सोचते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी, एकदम हमारी कैपिटल इंडिया की, यहाँ पे तो नहीं, बट सबसे टॉप पे आता है दिल्ली एनसीआर, जिसका 30.6% है डाउरी में सबसे नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे यूपी का कानपुर है जिसका है 13.6%। और तीसरे नंबर पे तो और शॉकिंग, क्योंकि तीसरे नंबर पे आता है बेंगलुरु, जो कि इंडिया का है, क्या बोलते हैं, आईटी कंपनीज का पूरा एक मार्केट है। आईटी कंपनी सब ज्यादा बेंगलुरु में होती है। तो हम लोग जो ये सोचते हैं, हाँ, स्मार्ट सिटी, जैसा कि अद्वैतेश ने बताया, तो बेंगलुरु का तो मुझे दिल्ली एनसीआर तो फिर भी है, लेकिन बेंगलुरु, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग डाउरी लेते हैं, तो बेंगलुरु में तो सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, एकदम लिटरेट क्लास, एलीट क्लास जिसको हम बोलते हैं। और दिल्ली एनसीआर में भी, जिनको हम बोलेंगे अगर तो बड़े लोग, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, तो ये 3 टॉप सिटीज हैं जो डाउरी में कंट्रीब्यूट करती हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दिल्ली एनसीआर का 30.6%, कानपुर का 13.6% और बेंगलुरु का 9.8%। ये हमारी न्यूज निकल के आ रही है। तो पहली बात तो हम इसमें देखेंगे कि लोग आजकल ना डाउरी को एज अ डिग्निटी ले लेते हैं। कि ऐसे, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगी। मैं खुद एक बार एक उसमें ट्रेवल कर रही थी, तो उसमें वो बोल रहा है कि अरे, मतलब मैंने सुना लोगों को बोलते हुए, तुम तो सस्ते में निपट गए, ऐसे कैसे हो गया, तुम तो डिजर्व करते हो, तुम इतनी अच्छी जॉब करते हो, तुमने 1 भी रुपया नहीं लिया। तो ये भी एक काफी लोग, मतलब माइंडसेट ऐसा हो गया सोसाइटी का कि उसको डिग्निटी में ले लेते हैं कि तुम्हें दहेज नहीं मिला, तुमने दहेज नहीं लिया, मतलब, तो इस चक्कर में लोग सोचते हैं कि हाँ लेना चाहिए या हमें मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा इस समय न्यूज चल के आ रहा है जो डाउरी क्रुएल्टी को लेके है। और ये डेटा कौन रिकॉर्ड करता है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यहाँ से हमें ये न्यूज सुनने को मिलती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल,
नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग इंटरनेशनल एस्पेक्ट से देखें, और इसका एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग इसको जरूर नोट कर लें, क्योंकि इसका एक एक जो डेटा है वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल द हिंदू में आई है, और इसका जो टाइटल था वो है मैन मेड फेमिन। मतलब इससे रिलेटेड एक न्यूज जो, तो पहले मैं वो न्यूज कवर कर दूं, तब सर आर्टिकल बताएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों को समझने में। तो जो इजराइल और पैलेस्टीन को लेके एक न्यूज आ रही है, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई कंट्री खुद से डूब जाती है, नेचुरल कैलेमिटीज से उसका एंड होता है, तो हम लोग उसको तो कुछ नहीं बोलते हैं। वो होता है कि नेचुरल फेमिन हो गया, नेचुरली वो मतलब वो अंत आ गया उस कंट्री का। लेकिन ये मैनमेड फेमिन जो आया है वो इजराइल और पैलेस्टीन को लेके है कि इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है कि पैलेस्टीन को वो एंड पे लेके आएंगे, मतलब उसको खत्म करेंगे। जो राइटर ने यहाँ पे वर्ड यूज किया वो है मैनमेड फेमिन। मैनमेड फेमिन मतलब मानव, मतलब इंसानों या क्या बोलेंगे, मानवता, मानव के द्वारा, मानव ही बोलेंगे, मानव के द्वारा एंड पे होना, डिस्ट्रक्शन जो मानव ने किए हों। तो हम इसके लिए नहीं बोल सकते कि वहां भूकंप आ गया या कुछ आ गया, नहीं। वो हम लोग वहां पे इतने 2.3 मिलियन लोग वहां पे भूखे मर रहे हैं पैलेस्तीन में। और इससे इंडिया को भी ले, पहले सर का ये हम मैनमेड फेमिन पढ़ेंगे, उससे इसमें रिलेटेड बहुत कुछ है जो इंडिया को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आपको हर एक चीज इंडिया से कनेक्ट करके जरूर देखनी चाहिए। तो पहले ये आर्टिकल देखते हैं, फिर मैं आगे का इसमें कवर करके बताऊंगी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो डिजास्टर होता है उसको हम लोग दो एस्पेक्ट में देखते हैं। पहला नेचुरल, मतलब फ्लड आ गया या कहीं भी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के कारण अगर कुछ भी अगर चीजें हो रही तो हम लोग उसको नेचुरल डिजास्टर हम सभी जानते हैं। पर ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली रिलेटेड है मैनमेड, मतलब इंसान के द्वारा जानबूझकर इंटेंशनली एक फेमिन क्रिएट किया गया, एक डिजास्टर क्रिएट किया जा रहा है। और कैसे, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर, आप सभी को पता होगा कि वॉर चल रहा है पिछले 2 सालों से, और काफी लंबे समय से वॉर चल रहा है। तो ये जो न्यूज है, यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है अब गाजा में कि वहां फेमिन की स्थिति बन चुकी है। और मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है कि हर 5 में से एक घर स्टारवेशन का शिकार है। वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्टारवेशन है, माल न्यूट्रिशन के कारण लोग को मृत्यु हो रही है। और जो चीजें सोचने वाली बात है, अगर इसका कॉज देखें तो हम सभी को पता है कि वहां वॉर चल रहा है, सबसे जो बड़ा कॉज, जिसके कारण क्या है, फूड ब्लॉकेड, और पूरी तरीके से ब्लॉकेड लगा दिया गया है बॉर्डर्स पे, जिसके कारण जो सप्लाई है वो नहीं पहुंच पा रहा है। और स्टारवेशन का मेन कॉज यही, मतलब इसके कारण हो क्या रहा है, पॉपुलेशन भी उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर है। तो ये हमें एस्पेक्ट देखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कहीं भी आप इसको, अगर ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कहीं भी कुछ चीजें आपको लिखने को आ जाए तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मतलब एक मैनमेड इंटेंशनली, एक इंटेंशन के साथ किसी क्राइसिस को जन्म देना, और सिर्फ किस लिए, तो पॉलिटिकल मतलब चीजों के कारण या वॉर के कारण। मतलब आप वॉर को आगे रख रहे हो, ह्यूमैनिटी को नहीं। तो इस एस्पेक्ट से आप इसे देख सकते हो। और अगर यूपीएससी में अगर इसका रिलेवेंस देखा जाए तो कभी भी अगर एसए में या एथिक्स के पेपर में अगर ये चीजें आ जाए ह्यूमैनिटी के बारे में लिखने को, तो आप उसमें एक बहुत अच्छा कोट कर सकते हो। एक बहुत अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्टारवेशन शुड नेवर बी अ वेपन। मतलब स्टारवेशन को कभी भी वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोरालिटी को दिखाता है। मतलब एक ह्यूमन के, हम लोग एक ह्यूमन है, और एक ह्यूमन का क्या काम है, सबसे पहला उसका क्या है, ह्यूमैनिटी। तो अगर वही नहीं रहेगी तो चीजें बहुत बुरी हो सकती है। तो ये आर्टिकल है, और इसके बाद का आर्टिकल नाम आप। हाँ, तो ये जो मैनमेड फेमिन है इजराइल और पैलेस्टीन का, उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अब हम देखें, क्योंकि इंडिया के एस्पेक्ट में हमें हर चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ रहा है कि इंडिया और यूरोप के बीच में जो कॉरिडोर था, जिसको हम IMEC बोलते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारे ट्रेड होते हैं इंडिया का, ग्रीस से जो भी ट्रेड होता है हमारा इसी कॉरिडोर के थ्रू होता है। तो इसमें जो पोर्ट आते हैं, मतलब जो कॉरिडोर बना है उसमें जो 5-6 पोर्ट आते हैं, तो वो इजराइल पे जाके वो वहां पे दिक्कत होती है, वहां पे अशांति है, तो जिसकी वजह से वहां पे अब इंडिया का जो ट्रेड है वो रुक जा रहा है। इसके जो पोर्ट्स है वो नाम जरूर नोट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आता भी है। तो आप लोग प्लीज ये नोट कर लें।
5 पोर्ट हैं, 2 यूएई से हैं, 2 सऊदी अरेबिया से हैं और एक इजराइल में। तो जो इजराइल वाला पोर्ट आ रहा है वहां अशांति होने के कारण इंडिया को अब आ रही है दिक्कत। तो सबसे पहला पोर्ट है जाबेल अली यूएई से, जाबेल अली यूएई। फिर अल गुवाफत, अल गुवाफत में भी शायद प्रोनाउंसिएशन में कोई इश्यू हो, बट ये भी यूएई से है। फिर हरदह, ये सऊदी अरेबिया से है। फिर याद, ये भी सऊदी अरेबिया से है। और फिर हाइफा जो कि इजराइल से है। यहाँ पे इंडिया को इश्यू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अशांति है, इसलिए उसके ट्रेड में दिक्कत आ रही है। फिर 5वां पोर्ट है पायरियस जो कि ग्रीस में आएगा। तो ये 5 पोस्ट। और जो पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में क्रॉसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको नोट। उस क्रॉसिंग का नाम है इर्ज क्रॉसिंग, EREZ क्रॉसिंग। इजराइल और पैलेस्तीन की जो बीच की क्रॉसिंग है उसको हम कहते हैं EREZ क्रॉसिंग, मतलब इर्ज क्रॉसिंग। तो अब हम तीसरे आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव, देखिए, ग्लोबल एजेंडा, ये ग्लोबल एजेंडा बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। तो मतलब ग्लोबल पावर्स जो हैं वो इस पे मतलब कमेंट करना चाहिए, पर शायद उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट लेना चाहिए पर वो नहीं ले रहे हैं। तो ये चीजें कंसर्निंग है, पर इस पे कमेंट करना कोई बेनिफिशियल नहीं। तो जो थर्ड आर्टिकल है जो हम अब कवर करने जाएंगे, एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, या बहुत प्राउड की न्यूज आ रही है कि हमारा सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हो चुका है अग्नि 5 का। बहुत प्राउड की बात है ये। और इसकी रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज इस अग्नि 5 के टेस्ट के बाद ही इंडिया अब एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें ऐड हो चुका है, जिसको हम कहते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसमें क्या होता है कि आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। पहले इसमें 5 कंट्री थी, अब ये 6वीं इंडिया बनेगी। वो जो 5 कंट्री है उसके नाम है USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके। तो अग्नि 5 जो है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अग्नि 5 का रेंज कितना है। अगर पहली बात तो अगर हम कोई न्यूज कवर कर रहे हैं तो हमें उसका पूरा देख के कवर करना चाहिए, क्योंकि हम एक सीरियस स्टूडेंट हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम अग्नि 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अग्नि 1 का जो रेंज था वो था 700 से 1200 किलोमीटर। और ये कब लॉन्च की गई थी? 19 अप्रैल 2012। फिर अग्नि 2 का रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, ये लॉन्च की गई थी 15 सितंबर 2013। अग्नि 3 का जो रेंज है वो है 3000 से 3500 किलोमीटर, और ये लॉन्च की गई थी 31 जनवरी 2015 में। अग्नि 4 का 3500 से 4000 किलोमीटर, जो लॉन्च हुआ था नवंबर 9 2015 में। अब जो अग्नि 5 आ रहा है, इसकी रेंज है 5000 प्लस, 5000 प्लस इसकी रेंज है। और इससे इस अग्नि 5 ये भी अग्नि 5 को हम ऐसे भी जानते हैं गेम चेंजर फॉर डिफेंस, मतलब हमारे इंडिया के डिफेंस के लिए गेम चेंजर है। ये इसको टाइटल दिया गया है गेम चेंजर। तो ये DRD, पहली बात तो ये DRDO, मतलब ये डेवलप की गई है DRDO। एक होता है इसरो, एक होता है DRDO। तो ये DRDO के द्वारा डेवलप किया, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप ये नोट कर सकते हैं। जो अग्नि 5 वो चाइना, पाकिस्तान, उसके आगे भी कवर कर ले जाएगा। तो अब ये एक होता है ना कि डिफेंस में हमारे स्ट्रेटेजिक बन जाता है कि पहले पाकिस्तान बोलता था हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, तो हमारे पास भी, और उससे बहुत बेटर है। और इंडिया का जो एक रूल है कि नो फर्स्ट यूज, मतलब वो कभी भी खुद से किसी देश पे नहीं करेगी, पहले से अपने से इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर कोई करता है तब वो करेगी। तो अब हम बोलेंगे ICBM की बात करें तो USA और USSR ने इसको सबसे पहले इसमें ऐड हुए थे। उसका रीजन था वो कोल्ड वॉर, जब वो कोल्ड वॉर चल रही थी उन दोनों के बीच में, तो इन लोगों ने बहुत सारी मिसाइल डेवलप की थी एक दूसरे के लिए, इसलिए USA और USSR इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इंडिया में 5 मिसाइल सिस्टम है, मतलब 5 मिसाइल सिस्टम इन इंडिया। इसको हम पटना बोल सकते हैं कि पटना, तो PATNA पटना। इससे हम देखेंगे तो पहला है पृथ्वी, A से होगा अग्नि, T से त्रिशूल, फिर N से होगा नाग, और फिर A से होगा आकाश। ये हमारी पटना जो है ये इंडिया की 5 मिसाइल सिस्टम है। आप लोग अग्नि P देखते होंगे कई बार, अग्नि P देखते होंगे। तो अग्नि P का मतलब होता है अग्नि प्राइम। ये बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, इनकी रेंज होती है 2000 किलोमीटर तक इनकी रेंज होती है बस। ये था हमारा
दूसरा आर्टिकल। और अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि केरला एज यूजुअल केरला हमेशा एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेट है इंडिया के लिए। तो केरला ने अभी डिक्लेयर किया, वो सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन चुका है। मतलब हमें इससे ये भी देखने को मिल रहा है कि कैसे केरल मतलब भारत का ही राज्य है और भारत में अन्य राज्य भी है, लेकिन केरल हमें बेस्ट एग्जांपल दिखता है कि कैसे वो नए जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करता है। और डिजिटली हमें हम खुद देख रहे हैं कि डिजिटल एम्पावर होना कितना जरूरी है, क्योंकि साइबर वॉर और वॉरफेयर मतलब अगला जो वॉरफेयर है वो साइबर वॉरफेयर ही होने वाला है। और केरल हमें ये बेस्ट एग्जांपल देता है कि कैसे किसी चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। वो डिजिटल हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल को प्रमोट कर रही है और केरल इसमें बेस्ट एग्जांपल बन के आया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेट हो चुका है। एक जो नया बिल आया है 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बिल है, क्योंकि इसमें पहले हमारे जो इसमें पहली बात तो दो आर्टिकल कवर होंगे, एक है आर्टिकल 75 और एक आर्टिकल 164। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आदमी, नो मैटर वो पीएम हो, सीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर कोई आदमी लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है किसी भी क्राइम को लेके, तो 31st डे उसको उसकी प्लेस से या उसको उसकी डेजिग्नेशन से हटा दिया जाएगा। मैटर नहीं करता कि वो पीएम है या सीएम है या एमएलए है या एमपी है। तो ये पहली बात तो ये 20 अगस्त 2025 में आया, ये आप नोट कर सकते हैं। और 2024 तक ये डेटा आया था कि 40% जो हमारे एमपीज होते हैं इंडिया, ये हमारे लिए बहुत मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट ये एक तरह से शेमफुल ही है हमारे लिए, इंडिया के लिए, कि हमारे जो 40% एमपीज होते हैं, 40 मोर देन 45% एमपीज, उनका क्राइम रिकॉर्ड रहता है। और एमएलएज का तो आई थिंक 50% ही होगा, एमएलएज मोर देन 46% ऑलवेज। तो उन पर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं और फिर भी वो जीतते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने ये थोड़ा सा रीजन जानने के लिए बस कोशिश की थी, ट्राई किया था। तो 45 एमएलए, क्योंकि हम हमारे इंडिया में वो थिंकिंग है ना, हम उनको वोट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं तो हम उसको वोट करते हैं। तो जिनके पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहते हैं, हमें ऐसा लगता है इनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एज कंपैरिजन टू नॉर्मल जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसके बदले। तो ये एक जो ओल्ड लॉ था या जो न्यू लॉ है, इसमें पहले था कि एमपी और एमएलए को बस ऐड करते थे, लेकिन जो नया लॉ आया है इसमें सीएम और पीएम को भी हम ऐड करेंगे। आई थिंक ये आर्टिकल पहले डिस्कस हो चुका है, बट उसमें एक नया आया है। जो एक प्रॉब्लम सबसे पहले आ रही है, पॉलिटिकल इशू आएगा, पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इशू आएगा, क्योंकि ये पूरा पीएम सीएम एमएलए एमपीज को कवर करता है। और इंस्टेबिलिटी भी आएगा। अब कोई एमएलए क्रिमिनल है, 30 डेज में उसको जेल गया, फिर नया, तो बार बार ये इंस्टेबिलिटी आती रहेगी, स्टेबल हमारे पॉलिटिकल नहीं हो पाएगा। तो जो सजेशन दिए जा रहे हैं, मतलब कि ये अरेस्ट ना करके या उनकी डेजिग्नेशन से हटा के नहीं, कुछ सजेशन दिए गए हैं कि अरेस्ट ना करके उसमें जुडिशरी एक्शन लिया जाए, उनको मतलब अरेस्ट ना करें, उस पर जुडिशरी एक्शन ले, या सस्पेंड कर दे, रिमूव ना करें, मतलब 6 साल के लिए रिमूव करने से अच्छा उनको हमेशा के लिए सस्पेंड करके किसी नए को बनाया जाए। और इससे रेंज ऑफ क्राइम हमारा डिक्रीज करने का बहुत बड़ा ऑप्शन आ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये बिल आया है जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर या सीएम कोई भी हो, सबको अगर कोई भी 30 डेज के लिए किसी क्राइम में जेल जाता है तो 31st डे उसको वहां से हटा दिया जाएगा। नहीं, उसकी प्रॉपर जान, यही इंस्टेबिलिटी इसी से आएगी कि अभी अगर हम ऐसे बोले तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे कि नहीं इस पे ये केस लगा दो, उस पे फेक केसेस जो होते हैं बहुत नॉर्मल है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका सजेशन दिया जा रहा है कि उनको अरेस्ट ना करके जुडिशरी एक्शन लिया जाए, ताकि फिर उनका वो मतलब क्या बोलते हैं उसको जांच करने का समय देर तक रहे, और अगर वो फिर होते हैं तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ। नहीं, ऐसा आपकी बात सही है, बट जुडिशरी एक्शन में यही मेन प्रॉब्लम है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब उसका फायदा उठा लेंगे कि अगर कोई नहीं बोल रहा है कि तो उसको फालतू में केसेस लगा के उसके अंदर कर देंगे। पॉलिटिकल इशू, मैं पॉलिटिकल इशू की बात इसीलिए बोल रही थी क्योंकि यही पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि एमपी सीएम को अगर इंक्लूड करेंगे तो इसीलिए तो सजेशन दिया जा रहा है कि अरेस्ट ना करके जुडिशरी एक्शन लिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, रिमूव ना किया जाए, मतलब उनको 6 साल के रिमूव करने से अच्छा उनको सस्पेंड कर दिया जाए, और उसके बाद रेंज ऑफ क्राइम डिक्रीज होगा। तो ये सब इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए अभी इस बिल को कम्प्लीटली लागू मतलब कर दिया गया, बट अभी उसमें आया नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में आया नहीं है। तो होप सो, देखते हैं कब तक आता है। जो लास्ट आर्टिकल है वो हमारा
बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशंस में। अगर आप कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे कोट कर सकते हो। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इसके जो ऑथर है वो टीवी पॉल। तो ये ध्यान रखिएगा, और हम अपना कुछ नहीं बता रहे हैं, जो उनका स्टैंड है, जो उन्होंने लिखा है, उसको हम कोट कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल का जो पॉइंट है, उन्होंने लिखा टेस्ट ऑफ अ राइजिंग पावर। मतलब इन्होंने कंपैरिजन किया है, जो आज अमेरिका जो है वो हम सभी को पता है, जो 50% गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ लगा चुका है, और इसे वो कंपेयर कर रहे हैं 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने कंडक्ट किया था, उससे कर रहे हैं कि मतलब तब भी अमेरिका ने स्टैंड लिया था और हम पे सैंक्शंस लगाए थे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, लेकिन उस समय भी इंडिया डटा रहा था और खड़ा था अपने, मतलब कि हमने टेस्ट किया है और ये चीजें सही हैं। तो बाद में कुछ समय लगा, लेकिन अमेरिका को झुकना पड़ा और उसने माना कि हम न्यूक्लियर नेशन है। वैसे ही वो इस बात को कोट कर रहे हैं कि अभी जो है अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है हमारे ऊपर 50% जैसे अभी तक लगा चुका है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया को क्या स्टांस लेना चाहिए, इंडिया क्या कर सकता है। तो इसमें बहुत मतलब अगर कुछ कीवर्ड्स आप देख रहे हैं तो इसमें आप नोट कर सकते हैं डी डॉलराइजेशन। मतलब जो ट्रेड है वो रुपी को, मतलब रुपी बेस्ड ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपने जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन को बढ़ाएं और डॉलर की वैल्यू को कम करें। और इंडिया क्या है, सेल्फ रिलायंस, हमको पता है, आत्मनिर्भर भारत और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चल रहे हैं जो मतलब इंडिया को सेल्फ रिलायंस बना रहे हैं। खुद हम लोग इतने मजबूत बन रहे हैं, तो हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स बता रहे हैं कि जो बाहर की बात, जब एक नेशन बहुत अच्छे से डेवलप करता है, यानी डेवलपिंग नेशन जो है, जो कि डेवलप हो सकता है, उसको कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जैसे अभी इंडिया को झेलना पड़ रहा है ये सब चीजें। तो ये जो मतलब जो पॉइंट्स वो बता रहे हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो वो बताएं कि रुपी बेस्ड ट्रेड जो है, ये लिख सकते हैं कहीं आप, रुपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज डी डॉलराइजेशन, डॉलर के यूज को, डॉलर को वैल्यू को कम करना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन। मतलब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना अच्छा कर ले, इतने अच्छे से डेवलप कर ले कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो आपके नेशन में आए, आपके नेशन में आए और ट्रेड करे, जिससे आपका नेशन बेहतर हो। और चौथी चीज मेक इन इंडिया। मतलब आप इतने अच्छे से गुड्स एंड सर्विसेज अपने नेशन में ही, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो चाइना और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया तो और ज्यादा, क्योंकि यहाँ लोग परचेसिंग पावर भी लोग की है और सामान यहाँ अगर मतलब अच्छे से बिकता है। तो इस मामले में हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं हम लोग। बस आज का हमारा आर्टिकल यहीं तक था। थैंक यू सो मच।